हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व कर रहे थे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। ओके, दैट इज आई थिंक चैप्टर नंबर 3 इन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। इस वीडियो में बच्चों स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 से, बट उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन। जो बच्चे नए आए हैं चैनल पे अभी आपको यूट्यूब ने कहीं से ये वीडियो रिकमेंड किया है, आप सर्च कर रहे थे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और आपको ये वीडियो मिला है, ठीक है बच्चों। तो इसके पहले के पार्ट्स कहाँ मिलेंगे, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। इसके पहले के पार्ट्स मिलेंगे आपको नीचे कमेंट पिन किया हुआ है, थोड़ी मेहनत करिए, मैंने नीचे कमेंट पिन किया हुआ है, तो उस पिन कमेंट में आप चेक करिए, आपको पूरा सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का सबसे नीचे जाओगे आप, उसमें रीड मोर पे क्लिक करिए, नीचे जो कमेंट पिन किया हुआ मैंने, ठीक है। तो रीड मोर पे क्लिक करोगे तो आपको सबसे नीचे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लिंक मिलेंगे, वहां पे मेटल्स नॉन मेटल्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे आप क्लिक करिए, पूरा प्लेलिस्ट खुल के आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये रही बात। उसके बाद जो पुराने बच्चे हैं उनको तो पता ही है कि क्वेश्चन नंबर 49 हमको करना है, बट माइक अभी भी नहीं है, माइक आ जाएगा। ये वाले चैप्टर में आप थोड़ा सा एडजस्ट करिए, ठीक है। माइक खराब हो गया है, जैसे ही मैंने आपको इन्फॉर्म किया था, तो माइक आ जाएगा, बस 4-5 दिन की और बात है। बट पढ़ाई को मैं नहीं रोक रहा हूँ, तो पढ़ाई आप कॉन्टिन्यूसली करिए। एक चीज़ और कि जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, मेरे को बच्चों कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर डाइल्यूट एसिड क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होता है। अब ये बताओ बच्चों, क्लास 10th में ये सब पूछने वाले क्वेश्चन है क्या? मतलब बोलेंगे हमें तो पढ़ाया ही नहीं, किसी ने कहाँ से पता चलेगा। तो भाई एक बात बताओ, मैंने कितनी बार बोला है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बच्चों डायरेक्ट नहीं करनी है, आपको पहले चैप्टर की वीडियोस देखनी है। चैप्टर आपने किसी रेफरेंस बुक से नहीं पढ़ा या पढ़ोगे भी तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि केमिस्ट्री है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है बच्चों, कोई बात नहीं, मैंने जो वीडियोस कराए हुए हैं, जाइए नीचे देखिए, डिस्क्रिप्शन कह रहा हूँ, सॉरी, कमेंट सेक्शन में जो मैंने पिन किया हुआ है कमेंट, उसमें बच्चों ऊपर चैप्टर का भी लिंक दिया हुआ है। तो पहले आपको चैप्टर पढ़ना, मैं बार बार आजकल हर वीडियो में बोल रहा हूँ, बिकॉज बच्चे अजीब अजीब से कमेंट कर रहे हैं। सीधे आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करोगे बाबू तो कहाँ से आपको सॉल्व होगा? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्वालिटी क्वेश्चन होते हैं, नहीं आएगा। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको चैप्टर के वीडियोस देख के नोट्स बनाने हैं। उस वीडियोस में मैंने हर एक बेसिक को क्लियर किया है। जब आप चैप्टर नंबर 1 से केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करोगे, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। पेशेंस इसलिए क्योंकि आप लोग, मैंने देखा है कि तरह तरह के यूट्यूब वीडियोस पड़े हुए हैं, यूट्यूब पे 1 आवर के, 1 घंटे के वीडियो पड़े हुए हैं। आप 1 घंटे में बच्चों चैप्टर निपटा दोगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। आप लेक्चर देखिए जाके, मैंने 21 से 22 घंटे की क्लास ली हुई, जी हाँ। आपको 7 से 8 दिन देना पड़ेगा एक चैप्टर को, ये चीज आप डाइजेस्ट करिए, वरना आपके मार्क्स एग्जाम में खराब हो जाएंगे। तो 1 घंटे के वीडियोस के चक्कर में ना पड़े, 1 घंटे में चैप्टर नहीं फिनिश होता है, आपके बेसिक क्लियर नहीं होंगे। तो पहले चैप्टर कंप्लीट करिए और फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप कंप्लीट करिए। देखिए आपके एग्जाम में पक्का 100% मार्क्स आएंगे, आपके एक भी नंबर कहीं कट ही नहीं सकते, बिकॉज आपको फील आ जाएगा और सारी चीजें आपके टिप पे होंगी, रिएक्शन, प्रोडक्ट बनाना, कुछ भी। ओके, तो ये सब बातें प्लीज पहले चैप्टर पढ़िए, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और छलावे में ना पढ़े। 1 घंटे के वीडियोस आप लोग यूट्यूब पे देखना छोड़ दें, उससे कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक कार्बोनेट इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। बच्चों देखिए जिंक कार्बोनेट जो इन्होंने हमको दिया है, जिंक का कार्बोनेट और क्या कहलाता था? कैलामाइन। याद है आपको? इसको हम कैलामाइन और भी बोलते थे। तो बहुत इजी है, आपको याद होगा कि जो कार्बोनेट और होते थे बच्चों, कार्बोनेट और का हम क्या करते थे, कार्बोनेट और का हम कैल्सिनेशन करते थे। याद है? कार्बोनेट और को हमको किस में चेंज करना होता था? ऑक्साइड्स में। तो जिंक कार्बोनेट को हम किस में चेंज करेंगे? जिंक ऑक्साइड को। ये हमने टॉपिक कहां पढ़ा है? ये हमने पढ़ा है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में। याद है आपको? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में हमने ये टॉपिक पढ़ा है। ओके बच्चों, तो जो कैलामाइन होता है, कैलामाइन क्या है? जिंक का और है, जिंक कार्बोनेट जिसका की केमिकल नेम है। ओके, तो इसको हम कैल्सिनेशन करेंगे। कैल्सिनेशन में क्या करते हैं? एयर की सप्लाई स्टॉप कर देते हैं। एयर सप्लाई नहीं करते, याद करिए, कैल्सिनेशन में एयर की सप्लाई रोक देते हैं। एयर बिल्कुल भी वहां पर आप अवेलेबल नहीं कराओगे। तो विदाउट एयर, इन द एब्सेंस ऑफ एयर कैल्सिनेशन होता है, हमको पता है, और हम सिंपली हीट करते हैं बस, ठीक है। तो जिंक कार्बोनेट को देखिए सिंपली हमने यहाँ पर हीट किया हुआ है, यहाँ पर कोई भी एयर नहीं बच्चों हमने ली हुई है। अगर एयर ली होती तो ऑक्सीजन भी हम यहाँ पे लिखते हैं रिएक्टेंट साइड में। ओके, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो सिंपली हीट और जिंक कार्बोनेट को हमने हीट कर दिया बस सिंपली। अब देखिए बच्चों, प्रोडक्ट कैसे बनेगा यहाँ पर? बहुत इजी है, आपको पता है जब भी कार्बोनेट होता है तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो देख लीजिए, चेक कर लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई। अब यहाँ से आप CO2 माइनस कर दो, CO2 निकाल दो, क्या बचेगा? Zn। ये सब याद करने का तरीका है, Zn और साथ में O। देखो एक C चला गया, 2 ऑक्सीजन, तो 1 ऑक्सीजन बचेगा, तो ZnO यहाँ पे बच गया। जिंक ऑक्साइड आपके पास यहाँ पर बन गया। ओके, तो पार्ट 1 में इन्होंने यही क्वेश्चन हमसे पूछा था क्या, कि जिंक कार्बोनेट इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इन्होंने किसको
गर्म किया है, किसको हीट किया है, जिंक कार्बोनेट को। जब भी कार्बोनेट को एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, मींस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी बोल सकता है एग्जाम में, एब्सेंस ऑफ एयर भी बोल सकता है आपको, बिकॉज एयर से ही हमको ऑक्सीजन मिलती है, करेक्ट। तो जब भी ऐसा बोलेगा तो आप समझ जाइएगा कि वो बात कर रहा है किसकी, कैल्सिनेशन की। इसलिए हमने यहाँ पे आंसर क्या दिया है, इट अंडरगोज कैल्सिनेशन। ओके, तो कैल्सिनेशन प्रोसेस होगा, कैल्सिनेशन प्रोसेस होगा, और जो रिएक्शन इन्वॉल्व होगी वहां पर वो ये रही आपके सामने। तो बच्चों वाला खेल है, आप पहले भी कई क्वेश्चन में पढ़ चुके हो, ठीक है। चलिए अब हम इसको छोड़ते हैं, आते हैं पार्ट बी पे। देखिए बच्चों, पार्ट बी में क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ मिक्सचर ऑफ कॉपर ऑक्साइड एंड कॉपर सल्फाइड, ठीक है। अ मिक्सचर ऑफ Cu2O एंड Cu2S, ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, और ये क्या है, कॉपर सल्फाइड। और कौन सा वाला कॉपर है, ये कॉपर +1 वाला है, मतलब समझो, देखो बच्चों, कॉपर +1 और सल्फर, कॉपर पे चार्ज +1 पॉजिटिव आयन है और ये नेगेटिव आयन, तो 1 इधर चला जाएगा, 2 इधर, आपको पता है Cu2S। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +1, इसलिए ये कॉपर हम रोमन नंबर में ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कॉपर 1 सल्फाइड है। और इसी तरीके से बच्चों इसकी जगह आप O2- भी ले सकते थे, यानी कि Cu+ और O2-, तो 2 इधर आता, Cu2O क्या है, कॉपर 1 ऑक्साइड है। ओके, तो कह रहे हैं कि इसका मिक्सचर लेके हीट कर रहे हैं। अब देखो बच्चों, देखिए याद करिए हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है, क्या डिस्कस किया है, एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। देखिए कॉपर बच्चों रिएक्टिविटी सीरीज में कहीं ना कहीं नीचे आता है, हाइड्रोजन के नीचे आता है। आप देखिएगा मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर जो होता है आपका, वो कहाँ आता है, मैंने मेटल रिएक्टिविटी सीरीज भी आपको बताई हुई है क्लास में, आप उसमें एक बार जाके देखिए। तो जो कॉपर है वो आपका कहाँ आ रहा होगा, हाइड्रोजन के नीचे आ रहा होगा। तो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स हाइड्रोजन के नीचे आते हैं तो उनका ऑटो रिडक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑटो रिडक्शन हो जाता है। अब ये ऑटो रिडक्शन कैसे होता है समझिए जरा बात को। हमने देखिए बच्चों क्लास में क्या पढ़ा हुआ है, हमने कॉपर का एक और पढ़ा हुआ था। क्लास में क्या पढ़ा है पहले वो मैं आपको बता रहा हूँ, फिर क्वेश्चन क्या पूछा है, आंसर कैसे लिखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। तो क्लास में हमने पढ़ा है कॉपर का और था कॉपर ग्लैंस, याद है आपको, कॉपर का एक सल्फाइड और था कॉपर ग्लैंस, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, Cu2S, ठीक है। तो याद करिए, यहां मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कॉपर ग्लैंस और क्या था, Cu2S, कॉपर सल्फाइड, ठीक। हम क्या करते थे, जब भी सल्फाइड और होता है बच्चों, ध्यान से चेक करिए, कार्बोनेट और होता था तो कैल्सिनेशन करते थे, मतलब एयर की सप्लाई हम स्टॉप कर देते थे, ऑक्सीजन नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन जब सल्फाइड और होते थे कभी भी, तो हम क्या करते थे, ऑक्सीजन की सप्लाई बरकरार रखते थे, ऑक्सीजन यहाँ पर मिलनी चाहिए, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ एयर आप इसको हीट करोगे, यानी कि आप क्या करोगे, इसकी रोस्टिंग करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग रोस्टिंग करते थे, ठीक। और बनता क्या था, कॉपर के सल्फाइड से पहले क्या बन जाता था, कॉपर का ऑक्साइड, अगर आपको याद हो तो यहाँ पर Cu2O बनता था, और साथ में कौन सी गैस निकलती थी, यहाँ सल्फर है और यहाँ ऑक्सीजन, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती थी, याद है, ठीक है। इसको बैलेंस बच्चों आप लोग कर लीजिएगा, वो सब आपकी जिम्मेदारी है। फिर भी मैं यहाँ पे करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ ऑक्सीजन कितने, 2 + 1 3, तो इसको हम क्या बनाते हैं, इसको हम इवन बनाते हैं, 2 + 2 4, तो यहाँ हमने 2 लगा दिया, और यहाँ पे भी हमने 2 लगा दिया। चेक कर लीजिए बैलेंस है, नहीं बैलेंस तो नहीं है अभी भी। सल्फर यहाँ पर कितने, 2, तो यहाँ पर अगर हम सल्फर 2 कर देंगे, 2 × 2 = 4 और 6, तो यहाँ पर हमको 3 करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज द बैलेंस रिएक्शन, 2 3 2 2, हाँ ठीक है, बैलेंस है। तो बच्चों होता क्या है इसमें, ये जो आपका कॉपर ग्लैंस है, कॉपर का सल्फाइड और जो है, जब आप इसका रोस्टिंग करते हैं, यानी कि एयर के प्रेजेंस में आपने इसको हीट कर दिया, ठीक है, तो आपको कॉपर ऑक्साइड जो मिलता है, ध्यान दीजिए, जब थोड़ा टाइम गुजर जाता है और थोड़ी सी मात्रा में, थोड़ी सी क्वांटिटी में ये कॉपर ऑक्साइड बच्चों बन जाता है, तो क्या होता है कि ये कॉपर ऑक्साइड जो होता है Cu2O, देखिए ये रिएक्शन जिस भी जगह पे हो रही, जिस भी फर्नेस में हो रही होगी जहां हम हीट दे रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर आप ध्यान से चेक करिए, अभी भी कॉपर ग्लैंस मौजूद है कि नहीं है, और इसी कॉपर ग्लैंस की वजह से क्या बन गया है, इसी कॉपर ग्लैंस की वजह से कॉपर ऑक्साइड बन गया है, ठीक। तो थोड़ी देर तक तो हम इसको हीट करते रहते हैं एयर की सप्लाई में, फिर क्या करते हैं, एयर की सप्लाई कट कर देते हैं, एयर की सप्लाई कट कर देते हैं। अब बताइए, जब एयर की सप्लाई आपने कट कर दी तो ऑक्सीजन तो होगा नहीं, ठीक है। तो जहां भी, जिस भी जगह पे रिएक्शन हो रही, वहां क्या क्या मौजूद होगा बताइए, वहां कॉपर ऑक्साइड होगा, और क्या होगा बताइए, वहां कॉपर सल्फाइड भी है, ठीक। तो ये कॉपर सल्फाइड भी कहीं ना कहीं बचा होगा वहां पर, और कॉपर ऑक्साइड तो बना ही हुआ, तो दोनों मिलके ऑटो रिडक्शन करते हैं बच्चों, दोनों मिलके क्या करते हैं, ऑटो रिडक्शन। ऑटो रिडक्शन करने का ये मतलब है कि ध्यान से चेक करिए, ये इसको रिड्यूस कराने की कोशिश करता है और ये इसको रिड्यूस कराने की कोशिश करता है। रिड्यूस कराने का मतलब है कि ऑक्सीजन को बाहर निकाल लेना,
या ये जो सल्फर है यहाँ पे आपको सल्फर को बाहर निकाल लेना, ये ऑक्सीजन और सल्फर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को बाहर निकालना क्या कहलाता है, रिडक्शन। ये हमने आपको क्लास में बताया हुआ है, हमने आपको रिडक्शन की बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ाई हुई। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप सिंपली इस तरीके से समझिए कि यहाँ पर रिडक्शन होने का मतलब ऑक्सीजन और सल्फर का बाहर निकल जाना। तो बच्चों ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर आपके पास कॉपर फ्री हो जाएगा, ठीक है, और साथ में क्या बनेगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी, करेक्ट। इसको अगर आप बैलेंस करने की कोशिश करेंगे बच्चों तो किस तरीके से बैलेंस होगा, देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी मैंने 2 लिखा, अच्छा ये सॉलिड था और ये भी सॉलिड था और कॉपर सॉलिड के फॉर्म में और ये गैस के फॉर्म में मिलेगा। चेक करिए 2 2 4 4 + 2 6 6 कॉपर, तो यहाँ आपने 6 लगा दिया, ये बैलेंस हो गई। कोई डाउट है बताइए, चेक कर लीजिए बैलेंस है ना, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल बैलेंस है ये, हाँ बैलेंस है, ठीक। तो फिर से याद दिला रहा हूँ, क्या करते हैं सबसे पहले, कॉपर ग्लैंड जो कि कॉपर का सल्फाइड ओर होता है उसको हम लेते हैं, उसका रोस्टिंग कराते हैं, तब ऑक्सीजन की सप्लाई रखते हैं, थोड़े टाइम के लिए ऊपर वाली रिएक्शन होती है, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, ठीक। जैसे थोड़ा सा टाइम के लिए रिएक्शन चलने देते हैं, हीट देते रहते हैं एयर के प्रेजेंस में। अब एयर की सप्लाई स्टॉप कर दो, तो एयर की सप्लाई जब तुम स्टॉप कर दोगे तो एयर तो रहेगा नहीं, ठीक है। अब क्या क्या बचा हुआ है, देखो सल्फर डाइऑक्साइड तो गैस है, वो तो उड़ जाएगा, उसको छोड़ो, ठीक है। अब क्या क्या बचा हुआ है, कॉपर ऑक्साइड बचा है, कॉपर सल्फाइड, तो दोनों का ऑटो रिडक्शन होने लगता है, मतलब एयर की सप्लाई रोक दीजिए, अब गर्म करना फिर से शुरू कर दीजिए, मतलब फिर से हीट देना शुरू करिए। तो ये और ये क्योंकि वहां पे मौजूद है दोनों, तो दोनों को आप एक तरीके से हीट करते हो, SO2 तो उड़ गया, सल्फर डाइऑक्साइड तो उड़ गया, उसको छोड़ो वो तो गैस था, ठीक। तो ऑटो रिडक्शन हो जाता है बच्चों, और ऑटो रिडक्शन होता है तो कॉपर में से सल्फर और ऑक्सीजन बाहर होने लगते हैं, और यहाँ से ये सल्फर और ऑक्सीजन जुड़ के सल्फर डाइऑक्साइड बना देता है, और देखिए आपका कॉपर अलग हो गया। इस तरीके से कॉपर को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में जो नीचे मेटल आते हैं बच्चों, जैसे कि कॉपर, करेक्ट, तो उनके सल्फाइड ओर को पहले रोस्टिंग किया जाता है, और सल्फाइड ओर को रोस्टिंग करने के बाद जो कॉपर का ऑक्साइड बनता है, फिर एयर की सप्लाई रोकने के बाद ये कॉपर का ऑक्साइड कॉपर सल्फाइड के साथ गर्म किया जाता है, तो कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड दोनों का रिडक्शन हो जाता है और कॉपर हमको मिल जाता है। इस प्रोसेस को हम ऑटो रिडक्शन बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जब हम इसको ऑटो रिडक्शन बोलते हैं, और ये हमने आपको क्लास में पढ़ाया भी है, तो आप एक बात बताइए, इन्होंने आपको क्वेश्चन ना घुमा के पूछा है। देखिए अगर ये चाहते तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछते, या आपसे क्वेश्चन पूछते कि बच्चों कॉपर ग्लैंड्स और से कॉपर कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे, ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था ना इनको, तो हम ये लिख देते एग्जाम में, हमको याद था। इन्होंने आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया। आइए देखते हैं घुमा के कैसे पूछा है। तो बच्चों इन्होंने घुमा के इस तरीके से पूछा है, ये आपको मिक्सचर दे रहे हैं, किसका, Cu2O एंड Cu2S, मतलब कॉपर 1 ऑक्साइड और कॉपर 1 सल्फाइड का आपको मिक्सचर दे रहे हैं। कॉपर सल्फाइड कॉपर ऑक्साइड का मिक्सचर देके कह रहे हैं हीट करो। अरे तो उन्होंने मिक्सचर दे दिया तो हम क्या करें, क्या प्रॉब्लम है, आप खुद चेक करो। जब हम लोग ने पढ़ा था तो मिक्सचर बन जाता था ऑटोमेटिकली, पहले कॉपर ऑक्साइड बनता था, फिर एयर की सप्लाई रोकते थे तो कॉपर ऑक्साइड कॉपर सल्फाइड का मिक्सचर हमें ऑटोमेटिकली मिलता था, ठीक। लेकिन अभी इन्होंने हमें मिक्सचर दिया हुआ है ना, और इस मिक्सचर को ये गर्म करने जा रहे हैं, तो हम एग्जाम में बच्चों ये वाली रिएक्शन नहीं लिखेंगे। ये तो हमने आपको याद कराने के लिए बताया है। जब इन्होंने हमें मिक्सचर दे ही दिया है तो कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड का मिक्सचर ले लो और इसको गर्म कर दो, खत्म कहानी। क्या बन जाएगा बताओ, कॉपर बन जाएगा, ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड, और प्रोसेस का नाम क्या है, ऑटो रिडक्शन प्रोसेस है ये, ठीक है। आप देख लीजिए, यही हमने यहाँ लिखा हुआ है कि जब मिक्सचर लिया जाता है कॉपर ऑक्साइड का और कॉपर सल्फाइड का, ठीक है, तो हमने क्या लिखा है, इट अंडरगोज ऑटो रिडक्शन। बच्चों ध्यान दें, अंडरलाइन करें, इट अंडरगोज ऑटो रिडक्शन फॉर्मिंग क्या क्या बन जाता है, कॉपर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, फॉर्मिंग कॉपर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। बताइए कोई डाउट है, लिख लेंगे। और अगर कॉपर का एक्सट्रैक्शन करवा रहे होते कॉपर के सल्फाइड ओर से, मतलब कॉपर ग्लैंड से, तो आप दोनों रिएक्शन लिखते हैं। ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आई थिंक, ठीक है, कॉपी कर लीजिए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 50 देखने से पहले मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ थोड़ी सी। देखिए क्लास 8 वगैरह में हम लोग ने ग्लोबल वार्मिंग पढ़ी थी, ओके, और एक बहुत ही फेमस गैस है ग्लोबल वार्मिंग कराने के लिए जो जिम्मेदार है वो कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। और जिन बच्चों को ग्लोबल वार्मिंग नहीं पता बच्चों, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, आप इसको गूगल करके सर्च करिए, ठीक है, यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस पढ़े तो ग्लोबल वार्मिंग आप देख लीजिए क्या होता है, ठीक है। वैसे तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होगा। तो ग्लोबल वार्मिंग करने के लिए कार्बन का ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार होता है, ठीक है, ये बात सभी बच्चों को पता है। अब देखिए बात समझिए बच्चों कि पता है कार्बन का एक और ऑक्साइड होता है, कार्बन के एक्चुअल में 2 ऑक्साइड होते हैं। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड CO और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो CO2 तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और कार्बन मोनोऑक्साइड बच्चों पता नहीं आपने सुना है कि नहीं सुना है, कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिक होता है।
ठीक है, टॉक्सिक इन नेचर। टॉक्सिक इन नेचर का मतलब है, टॉक्सिक से हमारा सेंस है कि कहीं ना कहीं जहरीला। अब ये जहरीला कैसे हो जाता है, मतलब कि कोई वैसा जहर नहीं कि जहर दे दिया तो आपकी डेथ हो जाएगी, नहीं, इसका प्रोसेस समझिए आप। देखिए, जिन बच्चों ने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, मतलब जो इधर उधर विकिपीडिया वगैरह से पढ़ते रहते होंगे, थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिक कैसे है। देखिए बच्चों, अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड कॉन्टिन्यूसली इनहेल करते रहें, ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड में डिसॉल्व होगा धीरे धीरे। और आपको पता है कि ब्लड में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ब्लड में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ब्लड में ऑक्सीजन भी तो होता है ना डिसॉल्व, ठीक है। तो अगर जब कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड में अगर आने लगेगा, जब आप इनहेल करोगे कार्बन मोनोऑक्साइड को धीरे 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 और कॉन्टिन्यूसली अगर हम उसको इनहेल ही करते रहे बच्चों, तो पता है कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को हटाने लगता है और अपनी जगह बनाने लगता है। ब्लड में ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है, आपको पता है ना। अब उस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स O2 को कार्बन मोनोऑक्साइड अगर आप इनहेल करते रहोगे तो धीरे धीरे कार्बन मोनोऑक्साइड्स के जो मॉलिक्यूल्स है बच्चों, वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को डिस्प्लेस करते रहते हैं, डिस्प्लेस करते रहते हैं, डिस्प्लेस करते रहते हैं। अब होगा क्या, अगर हम काफी देर तक, कुछ मिनट्स तक ही इवन अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल करते रहें तो क्या होगा बताइए, आपके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। और ब्लड में अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो ब्लड तो बॉडी के डिफरेंट वाइटल ऑर्गन्स तक जाता है, हार्ट तक, ब्रेन तक जाता है, ठीक है। तो हार्ट, ब्रेन और जो भी डिफरेंट वाइटल ऑर्गन्स है हमारी बॉडी के, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, तो वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और आपको थोड़ी देर में ऐसा लगेगा कि आप अपने होश खोने लगे हो, ठीक है, कॉन्शियसनेस हो जाएगी, आपको सफोकेशन हो जाएगा, आपको इवन आपकी डेथ भी हो सकती है। तो इस तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड बच्चों टॉक्सिक इन नेचर होती है। कोई डाउट है बताइए, ये बात क्लियर हो गई। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हमने यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन भी दे दिया कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज हार्मफुल। कार्बन मोनोऑक्साइड है बच्चों, CO लिखा है, मैंने CO2 नहीं लिखा है, CO2 तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज हार्मफुल व्हेन ब्रीथ बिकॉज इट डिस्प्लेसेस ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड डिप्राइव्स मतलब वंचित कर देती है, नहीं मिलने देती है। किसको नहीं मिलने देती है, डिप्राइव्स ऑफ ऑक्सीजन, किसको नहीं मिलने देती है, द हार्ट, ब्रेन एक्सेट्रा, ओके, एक्सेट्रा मींस अदर वाइटल ऑर्गन्स, ओके। तो it displaces oxygen in the blood and deprives the heart, brain etc of oxygen, ठीक है। हार्ट, ब्रेन सबको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड डिसॉल्व हो जाता है ब्लड में धीरे धीरे और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल डिस्प्लेस कर देता है, मैंने आपको बताया। अब आप क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि अ नॉन मेटल कैपिटल A is an important constituent of our food। बच्चों, कोई नॉन मेटल कैपिटल A है, सुन लो, कोई नॉन मेटल कैपिटल A है, और ये जो कैपिटल A है ये हमारे फूड का इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। अब देखो बच्चों, आप चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, जो कुछ भी आप खाते हो, जो कुछ भी आप खाते हो, ठीक है, उसमें पक्का कार्बन होता है। लगभग सभी फूड्स में कार्बन होता है, इतना तो आपको पता होगा। अगर आपने कार्बोनेट्स कंपाउंड वाला बच्चों चैप्टर नहीं पढ़ा है तो जब आप पढ़ोगे तो आपको नॉलेज हो जाएगा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और कार्बन का पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप नंबर होता है वो क्या होता है, ग्रुप नंबर 14। याद है आप लोगों को, ग्रुप नंबर 14 में यदि आप जाएं तो क्या होता था, कहें सीता जी सुनो प्रभु, मैंने यहाँ से याद कराया था आपको, कार्बन, सिलिकॉन, कहें सीता जी सुनो प्रभु, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ओके। तो कार्बन का जो ग्रुप नंबर है पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 14 है, और कार्बन हमारे फूड का इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। यानी कि जो नॉन मेटल की बच्चों बात कर रहे हैं, पता है, यहीं से हम लोग पहचान गए कि जो कैपिटल A है वो क्या होगा, तो कैपिटल A है वो कार्बन होगा। तो कैपिटल A इज नथिंग, दिस इज कार्बन एंड द सिंबल फॉर कार्बन एलिमेंट इज कैपिटल C, ओके। तो A को हम लोग पहचान गए। अब आगे पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि एंड फॉर्म्स 2 ऑक्साइड्स B and C, मतलब ये जो नॉन मेटल A है, और नॉन मेटल A तो आप पहचान ही गए हो कार्बन, तो कार्बन के 2 ऑक्साइड्स हैं। पहला ऑक्साइड कौन है, B, और दूसरा ऑक्साइड कौन है, C। आइए जरा पढ़ते हैं कि इनमें B और C में से कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड है और कौन सा कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो कहता है कि ऑक्साइड B इज टॉक्सिक। हाँ बच्चों, ऑक्साइड B इज टॉक्सिक, B तो टॉक्सिक है, और टॉक्सिक कौन होता है बताइए, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका मतलब जो कार्बन का मतलब एलिमेंट नॉन मेटल A का जो ऑक्साइड B है वो जरूर क्या है, वो जरूर है कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके। और इसका सिंबल क्या होगा, C। उसके बाद आगे बढ़िए, कह रहा है कि वेयर एज C, मतलब जो ऑक्साइड C है किसका, नॉन मेटल A का, और नॉन मेटल A कौन था, कार्बन। तो कार्बन का ऑक्साइड कोई C है, वो C causes व्हाट, ग्लोबल वार्मिंग। तो इसका मतलब ये जो कंपाउंड C है बच्चों, ये क्या है, ये है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है ये, कार्बन डाइऑक्साइड। और यहां पर आपको फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2, ओके।
उसके बाद इन्होंने क्या बोला है हमसे, आगे पढ़ लीजिए। पार्ट बी में क्वेश्चन करते हैं, टू विच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल डज ए बिलोंग। ए कौन है यहाँ, कार्बन है बच्चों। कार्बन कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है बताइए। तो हम लिखेंगे क्या, आप सब बच्चे अपनी कॉपी में लिख लीजिए, कैपिटल ए बिलोंग्स टू ग्रुप 14 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। कैपिटल ए बिलोंग्स टू, मैं लिख देता हूँ कैपिटल ए, ये आंसर है, बिलोंग्स टू, ग्रुप का जी कैपिटल होगा, ग्रुप हाइफन मतलब डैश लगाएंगे 14, ठीक है, ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑफ द। आप एग्जाम में ये 2 मार्कर क्वेश्चन है, ढंग से आंसर दें, ऐसा नहीं ग्रुप नंबर 14 लिख के चला है बस छोड़ दिया, नहीं, आप बोलो कैपिटल ए बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 14 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो आंसर आपको पीरियोडिक टेबल का पी कैपिटल और टेबल का टी कैपिटल, ठीक है, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 51 पढ़ते हैं पहले, ठीक है, और इसका ना कोई ट्रिक नहीं है, आपको याद ही करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। कह रहा है कि गिव 2 एग्जांपल्स ईच ऑफ द मेटल दैट आर गुड कंडक्टर्स एंड पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट रेस्पेक्टिवली। बच्चों क्वेश्चन फोकस करिए एग्जाम में, ठीक से आपको पढ़ना है। वो किसका कंडक्शन मांग रहे हैं आपको, हीट का, इलेक्ट्रिसिटी का नहीं मांग रहे हैं। तो आपको 2 ऐसे मेटल्स का एग्जाम्पल देना है जो क्या हो, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट के 2 एग्जाम्पल है हमारे पास। देखो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट के तो बहुत सारे एग्जाम्पल है बच्चों, आप कुछ भी लिख दो, ठीक है ना, आयरन, एल्युमिनियम, जिंक, ये सब गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है, इसमें अच्छे से हीट फ्लो कर सकती है। तो हमने यहाँ 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, काफी अच्छा जो हीट फ्लो कराते हैं। 2 एग्जाम्पल है सिल्वर और कॉपर। ओके, तो सिल्वर एंड कॉपर आर द एग्जाम्पल ऑफ 2 मेटल्स विच आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो ये तो बात समझ में आती है, लेकिन जो दूसरी बात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखिए पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट के 2 एग्जाम्पल क्या है, पीबी लेड, ये लेड है, और ये क्या है, मरकरी, Hg मरकरी, और पीबी लेड। सुनो, ये आपको याद करना है बच्चों, याद करना है ये आपको। ये एग्जाम में अब ऐसे ही क्वेश्चन आपको 100 लाने से रोक देते हैं। अब ये क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में तो आप गुड कंडक्टर तो याद कर लोगे, सिल्वर एंड कॉपर है, कुछ भी लिख दोगे, आयरन और कॉपर ऐसा करके लिख दोगे, आपको मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है बच्चों, वो आपको याद नहीं आएगा, ठीक है। तो आप प्लीज याद कर लीजिए, इसमें हमको लेड और मरकरी लिखना है। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देख लीजिए, मान लीजिए बच्चों कॉपर की कोई रॉड है हमारे पास, कॉपर की कोई रॉड है, ये कॉपर की रॉड है, कॉपर की रॉड, ठीक है। अब यहाँ कॉपर की रॉड का ये वाला जो एंड है, ये आप बर्नर पे ऐसे रखिए, और यहाँ से आपने कॉपर की रॉड को पकड़ा हुआ है, तो थोड़ी देर के बाद आपको ये गर्म लगने लगती है। क्यों? पता है, कंडक्शन होता है बच्चों इसमें। क्या होता है? कंडक्शन। क्या होता है? कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब क्या? कंडक्शन का मतलब ये है कि हीट यहाँ से फ्लो करके यहाँ तक आ जाएगी। कैसे आएगी? देखिए, आपको पता है इसमें कॉपर के एटम्स हैं, भाई कॉपर के एटम से ही तो बनी होगी ये रॉड, ठीक है। जैसे आप इसको हीट करते हो तो ये वाला कॉपर का एटम, वैसे तो कॉपर के एटम या किसी भी मेटल के एटम रैंडमली वाइब्रेट करते रहते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बट जैसे ही आप उसको हीट दोगे, उसकी काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा आएगी और अच्छे से वाइब्रेट करेंगे। तो ये ऐसे से वाइब्रेट करेगा, ये एनर्जी इसको ट्रांसफर करेगा, ये एनर्जी इसको ट्रांसफर करेगा, ये हीट एनर्जी इसको करेगा, ये अपने बगल वाले को, ये अपने बगल वाले को, ऐसे करते करते यहाँ तुमने हाथ से इसको पकड़ा हुआ है, तो वो हीट एनर्जी तुम्हारे हाथ तक आ जाएगी और तुम्हारे हाथ के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी वाइब्रेट करने लगेंगे, या कॉपर के मॉलिक्यूल्स तेज जब वाइब्रेट करेंगे तो तुम्हारे हाथ पे टक्कर करेंगे, और उसी टक्कर से जो चोट लगती है वही एज अ हीट के फॉर्म में तुम्हें महसूस होती है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो ये चीज है, तो यहाँ कंडक्शन होता है, ठीक। गोल्ड में भी ये होगा। लेकिन बच्चों जब आप बात करेंगे लेड की, तो अगर हम लेड की रॉड ले लें, ये देखिए सपोज हमने कलर यहाँ चेंज कर दिया, ब्लू मार्कर से हम आपको सपोज लेड की रॉड दिखा रहे हैं बच्चों, तो ये जो लेड होगा मेटल, ठीक है, ये लेड मेटल को अगर आप बर्नर पे ऐसे गर्म करोगे, करेक्ट, तो होता क्या है कि लेड के जो एटम्स हैं, ठीक है, क्या आपको यहाँ पर हाथ आपका गर्म नहीं लगेगा? लगेगा, लेकिन कम लगेगा और काफी टाइम के बाद लगेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो लेड के एटम्स हैं, इनका जो एनर्जी ट्रांसफर करने का जो रेट है वो अच्छा नहीं है, ठीक है। ये वाइब्रेट करके एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर करते होंगे, बट एनर्जी का ट्रांसफर करने का रेट क्या है? स्लो है, क्योंकि शायद इनके वाइब्रेशंस अच्छे से ना होते हैं,
ये फटाफट वाइब्रेट कर रहे हैं कॉपर में, ये फटाफट वाइब्रेट करके एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं। बात समझे? अब ये सब मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना कर दें, आपको तो बस एग्जाम्पल पूछा है, वो एग्जाम्पल याद रहे, इसलिए मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। तो अगर आप क्वेश्चन ध्यान दें बच्चों, तो उन्होंने आपसे इंसुलेटर नहीं पूछा है, इंसुलेटर ऑफ हीट नहीं पूछा, पता लगा हीट को फ्लो ही ना करने दे, नहीं, शब्द सुनिए उनके, वो कह रहे हैं पुअर कंडक्टर। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट का मतलब अरे हीट कंडक्ट करते होंगे लेकिन कम मात्रा में करते होंगे, ठीक? तो लेड करता होगा, मरकरी भी करता है लेकिन कम मात्रा में। तो पुअर कंडक्टर के हमने एग्जांपल दिए लेड और मरकरी। मरकरी का मैं आपको एग्जांपल दूं, देखिए आपने थर्मामीटर देखा है, फीवर वगैरह लेते हैं डॉक्टर, जिसमें डिजिटल वाला नहीं, जिसमें मरकरी रहता है, देखा है ना? तो ये देखिए, ये थर्मामीटर है, ठीक है? अब इसमें यहाँ कहीं मरकरी होता है लिक्विड के फॉर्म में, आपको पता है, ठीक है? तो आपने बच्चों गौर किया होगा कि जब हम इससे अपना जब टेम्परेचर लेते हैं, ऐसे टंग के नीचे आप रखते हो या आर्मपिट्स में जब आप रखते हो, तो जो पारा है मतलब मरकरी धीरे धीरे राइज होता है, धीरे धीरे राइज होता है। धीरे धीरे राइज होने का तुरंत तो राइज नहीं हो जाता, धीरे धीरे राइज क्यों होता है बताओ? धीरे धीरे इसलिए राइज होता है बिकॉज धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ता है। धीरे धीरे टेम्परेचर इसलिए बढ़ता है बिकॉज हीट का जो कंडक्शन है उसके मॉलिक्यूल कह रहा हूँ, सॉरी, मरकरी के एटम्स में मतलब एक एटम से दूसरे एटम, दूसरे एटम से तीसरे एटम, तीसरे एटम से चौथे एटम, तो मरकरी के एटम्स में जो हीट का कंडक्शन होगा, ठीक है, जैसे आपने टंग के नीचे लगाया तो टंग से जो आपकी बॉडी से हीट इसको मिलेगा, ठीक है, ये पार्टिकल फिर वाइब्रेट करके इसको ट्रांसफर करेगा, इसको ट्रांसफर, इस तरीके से धीरे धीरे हीट एनर्जी पूरे में आएगा, तो पूरे का टेम्परेचर राइज करते जाए, तो फिर ये ऊपर ऐसे उठता जाता है, ठीक है? वो सब उठने वाला सिस्टम मैं सब डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो किसी क्लास में कराया होगा, उसको छोड़िए, ठीक है? तो यहाँ पर बात ये है कि ये मरकरी ऐसा बहुत स्पीड से तो ऊपर नहीं चला जाता है। बहुत स्पीड से कब ऊपर जाता है बताओ? जब ये बहुत अच्छा कंडक्टर होता है हीट का, तो ये ऊपर तो उठता है, इसका मतलब ये कंडक्टर ऑफ हीट तो है लेकिन पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। बात समझ में? हीट कंडक्ट होती होगी बट रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट इज वेरी लो। ओके, तो अब एग्जाम्पल याद रहेंगे आपको, इसीलिए मैंने इतना डिस्कस कर दिया। ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, कह रहा है नेम वन मेटल एंड वन नॉन मेटल। प्लीज फोकस करें। नेम वन मेटल एंड वन नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। अब ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। आपको पता है कि रूम टेम्परेचर पे कौन सा मेटल लिक्विड फॉर्म में रहता है? मरकरी, Hg। तो ये जो मेटल वाला आंसर हो जाएगा ये तो मरकरी हो जाएगा, ठीक है ना? और नॉन मेटल ऐसा बताइए कौन सा है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है? ब्रोमीन। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है? तो नॉन मेटल क्या हो गया आपका? ब्रोमीन। मरकरी का सिंबल हो गया Hg और ब्रोमीन या ब्रोमाइन, आप जो भी बोलो, इसका जो सिंबल होगा वो Br होगा। यहाँ तक तो कहानी खत्म हो गई। हमने यहाँ आंसर देखिए कर दिया, मेटल जो रूम टेम्परेचर पे मरकरी और नॉन मेटल जो रूम टेम्परेचर वो ब्रोमीन। ये तो हो गया बच्चों। अब रही आगे की बात। आगे का क्वेश्चन बड़ा मजेदार है। देखिए कह रहा है कि ऑल्सो नेम टू मेटल्स। अब ये एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपके फुल मार्क्स आने में से रुक जाएंगे केमिस्ट्री वाले सेक्शन में, इसलिए इसको ध्यान रखिए। कह रहा है ऑल्सो नेम टू मेटल्स हैविंग मेल्टिंग पॉइंट लेस देन 310 केल्विन। बच्चों एक बात बताइए, आपने केल्विन को डिग्री में चेंज करना सीखा है क्लास 9 में? कैसे करते हैं? 310 केल्विन दे रखा है तो 310 केल्विन का मतलब क्या होता है? इसमें से 273 माइनस कर दीजिए, तो 310 में से 273 अगर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ 7 और यहाँ 9 माइनस कितना हो जाएगा? 9 में 7 2 है ना? कितना हो जाएगा ये 10 माइनस 3 7 और यहाँ हो गया कितना? 0। तो यहाँ से कैरी लेंगे 10 माइनस 3 37 आ जाएगा, ठीक है? तो 310 केल्विन का मतलब क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, और इन्होंने हमको बताया भी हुआ है। तो क्वेश्चन सुनिए, ऑल्सो नेम टू मेटल्स हैविंग मेल्टिंग पॉइंट लेस देन 37 डिग्री सेल्सियस। बच्चों ऐसे दो मेटल्स, ऐसे टू मेटल्स का नाम आपको बताना है जो मेटल्स, ध्यान दें, जो मेटल्स 37 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर का मेल्टिंग पॉइंट रखते हो, मतलब जिन दो मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट 37 डिग्री सेल्सियस से कम होता हो। अब देखिए, अब बच्चे बोलेंगे ये तो हमने पढ़ा नहीं। तो बच्चों नहीं पढ़ा तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में तो दिया, अब यहाँ पढ़ लो और कॉपी में अपनी नोट लगाओ। सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट लगाएं क्या कि ऐसे दो मेटल्स कौन कौन से हैं? सीजियम और गैलियम। बच्चों सीजियम का सिंबल क्या होता है? सी और स्मॉल एस, ये हो गया सीजियम। और गैलियम का सिंबल क्या होता है? जी और स्मॉल ए, गैलियम। करेक्ट। अब ध्यान दीजिए, देखिए सीजियम की स्पेलिंग आपको कहीं कहीं CESIUM मिलेगी और कहीं कहीं CAESIUM, दोनों ही सही है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हम CESIM लिखा करेंगे बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फॉलो किया जाएगा वहां पर। ओके, बात समझ में है कि नहीं?
तो फटाफट सभी बच्चे याद करें कि सीजियम और गैलियम ऐसे दो मेटल्स हैं बच्चों, फोकस करें, ऐसे दो मेटल्स हैं जो 37 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे ही लिक्विड के कम टेम्परेचर पे ही मेल्ट हो जाते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट इससे कम होता है। आइए हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने कुछ गूगल से इंफॉर्मेशन निकाल रखी है सिर्फ आपको याद कराने के लिए, ये एग्जाम में आपको नहीं लिखना है। देखिए सीजियम जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 28.5 डिग्री सेल्सियस, तो आपने देखा 28.5 डिग्री सेल्सियस 310 केल्विन से कम है, 310 केल्विन मींस 37 डिग्री सेल्सियस से कम है, ठीक। इसी तरीके से गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 29.76 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि 37 से कम है, यानी कि 310 से कम है। अब आप याद करिए बच्चों, अब मैं आपसे पूछता हूँ ये सीजियम कौन से ग्रुप में आता था पीरियोडिक टेबल में? ग्रुप नंबर 1 में। याद आया? सीजियम कहाँ आता था? ग्रुप नंबर 1 में। अरे भाई ग्रुप नंबर 1 एल्कली मेटल्स, तो सीजियम का अपीयरेंस कैसा होता है? सिल्वरी गोल्डन दिखता है ये, ठीक है, और एल्कली मेटल होता है ये, ठीक है। ग्रुप नंबर 1 में क्या था? हेलिनाकर रब से फरियाद। याद आया? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम यहाँ आता था, ठीक। इसी तरीके से गैलियम आपका कहाँ आता था? ग्रुप नंबर 13 में, और ये इसकी अपीयरेंस कैसी होती है? सिल्वरी दिखता है, ये सिल्वर जैसा दिखता है। तो ग्रुप नंबर 13 क्या था? बैंगन, आलू, गाजर, जीए इन थैली। याद आया? ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ क्लास में, बैंगन, आलू, गाजर इन थैली। तो यहाँ गैलियम देखिए आता था ग्रुप नंबर 13 में। ये बस मैंने आपको थोड़ा सा याद दिला दिया ताकि आपको एग्जाम में याद आ जाए। अब सुनो करना क्या है, आप कभी नहीं भूलोगे, इसके लिए आपको एक काम करना है, नीचे कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर मैं 2 वीडियोस का लिंक दूंगा, यूट्यूब से मैंने देखा था, बहुत बढ़िया वीडियोस हैं, दो मिनट के वीडियोस हैं केवल, उनको आप देखिए। तो आपको वहाँ वो एक्सपेरिमेंट करके दिखाएगा किस तरीके से वो सीजियम और गैलियम को मेल्ट भी करवाएगा, उसको सॉलिड स्टेट में भी ले जाएगा। तो वो वीडियो प्लीज आप देख लीजिए, तो जिंदगी में आप कभी इस क्वेश्चन को भूलोगे ही नहीं, क्योंकि एक बार पिक्चर दिमाग में बन जाएगा, ठीक है। आप भी देख लीजिएगा, जब वीडियो अपलोड हो जाएगा मैं नीचे इसका लिंक लगा दूंगा कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर, सीजियम और गैलियम के 2 मिनट की वीडियो उसका मैं लिंक लगा दूंगा, ओके। तो आप इसको नोट कर लीजिए और लर्न कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 53 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ओके, और जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है वही इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए मैं आपको सॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है एन एलिमेंट, बच्चों ध्यान दें प्लीज, एन एलिमेंट कैपिटल ए, तो ए कोई एलिमेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ए कोई कंपाउंड नहीं, ना, ए कोई एलिमेंट है बच्चों, ध्यान दे, ए कोई एलिमेंट है, ये कंपाउंड नहीं, ठीक है। तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि एन एलिमेंट कैपिटल ए विद वाटर रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म अ कंपाउंड बी। तो ध्यान दें हो क्या रहा है बच्चों, कैपिटल ए रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? वाटर के साथ, और देता क्या है? आपको कंपाउंड बी दे देता है, यही बात कह रहे हैं। अब खास बात यह है, कह रहे हैं कि बी विच इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग, ये जो कैपिटल बी है, ठीक है, इसका यूज व्हाइट वॉशिंग करने में किया जाता है, ठीक है ना, पुताई नहीं होती व्हाइट वॉश, तो ये जो बी है ये कहाँ यूज किया जाता है? व्हाइट वॉश में। जब इतना बच्चों उसने बोल दिया, पता है, तो आपको तुरंत अपनी क्लास याद आनी चाहिए जो कि हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन में। वहां पर हमने आपको एक डिस्कशन किया था बहुत इंपॉर्टेंट। तो चैप्टर 1 में हमने क्या, जो बच्चे इस चैनल से पढ़ते हैं उनको पता होगा, ठीक है। चैप्टर 1 में हमने एक डिस्कशन किया था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, ठीक है, उसको बनाने का हमने आपको एक तरीका सिखाया था। थोड़ा सा ध्यान दें, देखिए जरा, समझिए। हमने आपको बताया था बच्चों कि कैल्शियम ऑक्साइड लीजिए, याद करिए फटाफट, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, जिसको हम क्या बोला करते थे? जिसको हम लाइम या क्विक लाइम बोलते थे, याद है? इसको हम क्या बोलते थे? लाइम और क्विक लाइम। अभी सारी चीजें याद आएंगी। और इस क्विक लाइम को हम उठा के पानी में मिलाते थे, पानी के साथ इसकी रिएक्शन कराते थे H2, और एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती थी और कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती थी, अगर आपको याद हो तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती थी बच्चों। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन होने के बाद कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनता था, ठीक है, एक्वस के फॉर्म में, क्योंकि ज्यादा मात्रा में हमने पानी मिलाया हुआ था, ठीक है। मतलब समझो जरा, सबसे पहले तो ये सॉलिड बनेगा। कैसा बनेगा ये? सॉलिड। अगर और पानी डालते जाओगे और पानी डालते जाओगे तो ये एक्वस हो जाएगा, मतलब आपको यहाँ पे एक सॉल्यूशन मिलेगा। तो अभी तो हम इसको सॉलिड लिख दे रहे, थोड़ा और पानी मिला देना तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बन जाएगा, जिसको आप एक्वस भी बोल सकते हैं। और इसी को हम स्लेट लाइम बोलते थे, याद है? जब ये सॉलिड के फॉर्म में होता था तो हम इसको स्लेट लाइम बोलते थे। और जब इसमें अगर और पानी मिलाते जाओगे, जब ये एक्वस हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलते थे? लाइम वाटर बोलते थे। अब सुनिए बच्चों, मतलब समझो बच्चों, क्या कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम आगे प्रोसेस में लें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर हमने ये जो सॉलिड आपको मिला है स्लेट लाइम, अगर इसमें हमने और वाटर की सप्लाई डाली, मतलब इसमें पानी मिला दिया हमने, तो आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस मिलेगा, मतलब एक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, जिसको आप क्या बोलोगे?
जिसको आप लाइम वाटर बोलते हो। अब समझो बच्चों, ये जो ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हम बकेट में ले लेते हैं, यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस। इसको हम बकेट में लेते हैं बच्चों, बाल्टी में लेके ब्रश डाल के अच्छे से सॉल्यूशन को बढ़िया से करके और दीवारों में ऐसे लगाते हैं। अब होता क्या है, जब हम इसको दीवारों में लगाते हैं, यानी कि व्हाइट वॉश हम किसकी हेल्प से करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वा सॉल्यूशन से। तो ये जो बी है जिसकी हेल्प से आप क्या कर रहे थे, व्हाइट वॉश कर रहे थे, वो क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वा से। होता क्या है बच्चों, व्हाइट वॉश इससे हम क्यों करते हैं, वो हमने वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट आपको डिस्कस किया था, तभी मैं कह रहा हूं जो बच्चे यहां से पढ़ते हैं उसको क्लियर समझ में आ जाएगा। वहां पर क्या होता था कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है एक्वस, अब इसको आपने दीवारों पे लगा दिया। अब एक बात बताओ, दीवारों पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगा हुआ है और एयर तो है ना आसपास, और एयर में तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, एयर में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो होता है। तो एयर से इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिलती थी, याद करिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसको मिलती थी, और क्या बनता था, कैल्शियम कार्बोनेट बनता था, याद है, क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। सी भाई, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है तो क्या बनता है, कार्बोनेट बनता है, तो कैल्शियम का कार्बोनेट बन जाएगा CaCO3। और ये कैल्शियम का कार्बोनेट बच्चों ये सॉलिड होता है और व्हाइट कलर का होता है, और साथ में वाटर बाहर आ जाएगा, साथ में वाटर क्या हो गया, वाटर बाहर आ गया लिक्विड के फॉर्म में। ठीक, अब आप समझिए क्या रिएक्शन हुई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की हेल्प से आपने व्हाइट वॉश ऐसा दीवारों पे लगाया, और यहाँ बढ़िया एयर वेयर तो फ्लो करती रहती है, और एयर में क्या है बताइए, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से कॉन्टिन्यूसली आपने देखा होगा ना, व्हाइट वॉश करने के बाद छोड़ देते, बोलते एक दिन बाद देखना शाइन क्या आएगी। तो शाइन क्यों आती है, चेक करो, धीरे धीरे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है यही तो व्हाइट कलर का शाइनी सब्सटेंस होता है जो दीवारों में चमक पैदा करता है। और वाटर लिक्विड के फॉर्म में तो पहले निकल गया, ठीक है, दीवार आप देखते हो एकदम गीली गीली सी रहती है, तो धीरे धीरे सूखती है, तो एक्चुअल में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता रहता है, और वाटर जो लिक्विड के फॉर्म में, हवा तो चली रही है, तो वाटर का वेपराइजेशन होता है, वाटर वेपर बन के धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में चला जाता है, उड़ जाता है, और फाइनली दीवारों पे क्या बचता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि शाइनी और व्हाइट कलर का सॉलिड सब्सटेंस होता है। तो उसकी एक लेयर आ जाती है आपकी दीवारों पे कैल्शियम कार्बोनेट की, और दीवारें बहुत सुंदर दिखती हैं। बताइए कोई डाउट है, कोई डाउट है यहाँ पर, नहीं डाउट है। लेकिन बच्चों ध्यान से चेक करिए, जब हमने आपको पढ़ाया था तो हमने कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डाला था, सही है, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डाला था, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड तो वहां पर एक कंपाउंड था, क्या था वहां पर, एक कंपाउंड था। लेकिन यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, अब हम आंसर यहाँ पे करने जा रहे हैं कि वो कंपाउंड को वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करते हैं, ना 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 ना, वो एलिमेंट को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। यानी कि जो ए एलिमेंट है, बताइए क्या होगा, अगर यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड था तो इसमें से आप भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगा, कैल्शियम एलिमेंट ले लो, तो कैल्शियम एलिमेंट जो होता होगा, कैल्शियम को सॉलिड के साथ अगर हम, मतलब सॉलिड के साथ बोलूँ, सॉरी, कैल्शियम अगर हम सॉलिड के फॉर्म में लें और वाटर से अगर हम रिएक्ट करा दें, ठीक, तो क्या बनेगा बताइए, बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा बताइए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस। और साथ में यहाँ पर बच्चों ध्यान देने वाली बात है, प्लीज ध्यान दें, वहां जब कैल्शियम ऑक्साइड होता था, वाटर के साथ रिएक्ट करता था, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता था, CaOH होल्ड वाइज सॉलिड, ठीक, और उसमें अगर आप और पानी डालते जाओगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस बनेगा, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CH होल्ड वाइज एक्वस, पानी हमने ज्यादा डाला है तो एक्वस हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। केवल यही नहीं बनता है बच्चों, आप यहाँ पे एक चीज देखोगे ध्यान से, तो ये जो कैल्शियम है, ठीक है, वो वाटर में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है, या आप बोल दो तो वाटर को क्या करा देगा, वाटर को रिड्यूस करा देगा, मतलब उसमें से ऑक्सीजन बाहर करवा देगा, ठीक है ना, तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। ये देखिए क्यों, क्योंकि आप मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में जाके देखिए, कैल्शियम तो ऊपर आता है भैया हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करा देगा कि नहीं, तो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो इस तरीके से यहाँ कैल्शियम हाइड्रोजन को बाहर कर देगा, ठीक है। तो ये ऐसी कुछ रिएक्शन होगी बच्चों। आइए जरा इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं फटाफट। तो यदि हम इसको बैलेंस करना चाहें स्टूडेंट्स, तो ध्यान से चेक करिए, हाइड्रोजन देखिए होल्ड वाइज लगा हुआ है, तो 2 हाइड्रोजन, और यहाँ भी 2 + 2 कितनी हो गई, 4 हो गई, है ना। तो हाइड्रोजन को 4 करने के लिए यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, 2 × 4, ऑक्सीजन हो गई 2, और ये देखो होल्ड वाइज लगाए तो ऑक्सीजन भी कितनी यहाँ पर 2 है, कैल्शियम 1, कैल्शियम 1। तो ये आपकी बैलेंस रिएक्शन बच्चों यहाँ पर हो गई है, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में निकल रही है, ये एक्वस सॉल्यूशन है, ये लिक्विड है, वाटर, और कैल्शियम सॉलिड के फॉर्म में लिया हुआ है। यानी कि एक रिएक्शन हमने यहाँ पर लिख दी, और अब आप एलिमेंट ए को पहचान गए हैं बच्चों। तो ये जो एलिमेंट ए है, अभी ये बोलेंगे ना आपको लास्ट में आइडेंटिफाई ए, तो एलिमेंट ए क्या हो गया आपका, एलिमेंट ए हो गया आपका क्या, कैल्शियम, क्या हो गया,
कैल्शियम हो गया, उसका सिंबल आप ब्रैकेट में दे दीजिए बच्चों, कैल्शियम। कोई डाउट है बताइए? अब आगे बढ़ते हैं, रुक जाओ। और आप बी को भी पहचान चुके हो बच्चों, आप बी को भी अगर पहचान ही चुके हो तो यहाँ आंसर लिख दीजिए। बी क्या है? बी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस। इसी का तो हम क्या करते हैं, इसी का तो हम व्हाइट वॉश करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आगे बढ़ते हैं, जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। कह रहा है कि एन एलिमेंट कैपिटल ए रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म कंपाउंड बी व्हिच इज यूज्ड टू व्हाइट वॉश। ए बी हम पहचान गए। कह रहा है कंपाउंड बी ऑन हीटिंग फॉर्म्स एन ऑक्साइड सी। सुनो द, पढ़िए जरा, द कंपाउंड बी ऑन हीटिंग फॉर्म्स एन ऑक्साइड सी। मतलब अगर हम बी को हीट कर दें, बी को अगर हम हीट दे दें तो एक ऑक्साइड बनता है कैपिटल सी नाम का। तो समझिए जरा, देखिए होगा क्या बच्चों, मैं आपको बताऊं कि चलिए बी को हीट करके देखते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपके पास बी, और बी क्या है बताइए? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हीट करोगे, इसको अगर हीट दोगे बच्चों, पता है तो क्या होगा? एक्वस था ना, तो धीरे धीरे सारा जो वाटर होगा वेपर बन के उड़ जाएगा और फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड बचेगा, और फिर और हीट अगर आप देते रहोगे तो इसमें से वाटर सब निकल जाएगा और कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। आपको मैं बता दूं, पता है कैसे याद करा मैंने मतलब कैसे दिमाग बच्चे पूछते हैं प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, तो याद करने का तरीका ये सीधा सा, हमने क्लास में क्या पढ़ा? कैल्शियम ऑक्साइड में आपने वाटर मिलाया था तो क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड बना। तो भाई रिवर्स प्रोसेस कर दो, यहाँ पर आपने वाटर मिलाया था और एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी, अगर आप इसको वापस से हीट दोगे तो इसमें से वाटर निकल जाएगा और आपको वापस क्या मिल जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। और एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, मतलब आप हीट सप्लाई कर रहे हो, रिवर्स प्रोसेस, ठीक है। तो आपको कैल्शियम ऑक्साइड मिला, तो ये जो कैपिटल सी आपको मिलता है कब? जब आपने बी को मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस को जब आपने गर्म किया, ठीक है, तो आपको ये जो ऑक्साइड मिला सी, वो क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है। तो बच्चों हम सी को भी पहचान चुके, तो सी क्या आपके पास यहाँ? सी है कैल्शियम ऑक्साइड, ओके। और कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला भी लिख दीजिए ब्रैकेट में, CaO। चलिए ये भी पहचान गए। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि विच ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर गिव्स बैक बी। बच्चों ध्यान से चेक करो किसके बारे में बोल रहा है, पढ़िए। कह रहा था कंपाउंड बी ऑन हीटिंग फॉर्म्स एन ऑक्साइड सी। जब बी को हम गर्म करते हैं तो सी मिलता है। विच ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर, विच किसके लिए लगा हुआ है पता है? सी के लिए लगा हुआ है, इस कंपाउंड सी के लिए लगा हुआ है। सी का मतलब कैल्शियम ऑक्साइड के लिए लगा हुआ, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर गिव्स बैक बी। क्या ऐसा होता है? यस, ऐसा होता है। चेक करिए, कैल्शियम ऑक्साइड यही तो क्या है आपका? Ca। और जब हमने इसको वाटर के साथ ट्रीट किया तो आपको क्या मिल जाता था? याद करिए, स्लेट लाइन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि बी मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है बताइए? तो सही तो लिखा है इन्होंने, ठीक है। तो थोड़ा बहुत अंदाजा हमको क्वेश्चन में लग चुका है, बिल्कुल सही बात इन्होंने करी, बिल्कुल सही हमने पहचाना है। कह रहे आइडेंटिफाई ए, बी एंड सी एंड गिव द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड, ओके। तो हमने देखिए ए पहचान लिया, बी पहचान लिया, सी को भी पहचान लिया, और हमने यहाँ पर एक रिएक्शन भी दे दी। इसके अलावा आई थिंक कोई रिएक्शन लिखने की क्या ज़रूरत है? हाँ बच्चों, एक रिएक्शन और लिखने की ज़रूरत है कि जो इन्होंने बात हमसे करी है क्वेश्चन में। क्या बात करी है? कि जब बी को हीट किया जाता है तो क्या बनता है? ये एक और रिएक्शन बच्चों आपको इसमें लिखनी है। कौन सी? जब बी को हीट किया जाता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस को CH होल्ड वाइज, यहाँ मैंने होल्ड वाइज लगाना भूल गया था। जब आप इसको हीट करोगे तो जरा बैलेंस रिएक्शन भी लिख ही देते हैं बच्चों हम लोग, ठीक है। क्या क्या बनेगा बताइए? कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। कौन से फॉर्म में बनेगा बताइए? सॉलिड के फॉर्म में बनेगा, है ना। और साथ में क्या निकलेगा? वाटर निकलेगा। अब आप चेक कर लो लिक्विड के फॉर्म में, लिक्विड क्या मेरे ख्याल से, हाँ लिक्विड की फॉर्म में शुरू में निकलेगा, फिर वो हीट की वजह से वेपर बन जाएगा। तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमने कोई प्रैक्टिकल यहाँ पर नहीं किया। अगर आप फेज नहीं भी लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो और लिखना हो तो लिख लो यार, लिक्विड कोई मार्क्स तो काट नहीं लेगा, बाद में वो गैस बन के ही उड़ जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि तुम गर्म कर रहे हो, लगातार हीट दे रहे हो, ठीक है। तो देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखो चेक करो, 2 हाइड्रोजन है 2 ऑक्सीजन, तो ये 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन कैल्शियम 1, बिल्कुल सही। तो एक तो ये रिएक्शन लिखनी थी और एक ये रिएक्शन लिखनी थी। कोई डाउट है बताइए इस क्वेश्चन में? हाँ कोई डाउट है? नहीं, कर लीजिए। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है एल्कली मेटल कैपिटल A gives a compound B molecular mass 40 on reacting with water। तो पहले यहीं तक पढ़ो आप। एल्कली मेटल है बच्चों, ध्यान से चेक करें, एल्कली मेटल कैपिटल A। तो ग्रुप नंबर 1, पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 1 ही तो एल्कली मेटल्स होता है ना। तो हाइड्रोजन को छोड़ के लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, बाकी नीचे की बात हम नहीं करते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये 3 एल्कली मेटल्स आपके बहुत फेमस एल्कली मेटल्स हैं, ठीक है। तो इन तीनों में से ऐसा कौन सा मेटल है, आप मुझे ये बताइए, जो वाटर के साथ रिएक्ट करे? तो जवाब है तीनों ही रिएक्ट करेंगे, ठीक है। लिथियम के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट सोडियम और पोटेशियम को हमने पढ़ा है कि सोडियम और पोटेशियम बहुत ही वायलेंटली वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ओके।
तो ध्यान से चेक करिए वाटर के साथ रिएक्ट करके, ये क्वेश्चन हम पहले भी तो कर चुके हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है सोडियम, जिसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 40, भूल चुके हो क्या? NaOH बनता है कब? जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम का एटॉमिक मास 30, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। जिन बच्चों ने पार्ट 1 से देखा है उनको पता होगा कि ये 40 यूनिट्स आता है। तो यहाँ से हम पहचान गए कि इन तीनों एल्कली मेटल्स में से कहीं ना कहीं किसकी बात कर रहे हैं, वो सोडियम की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है, देखिए यहाँ हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो सोडियम को चलिए हम सोडियम सॉलिड है और इसको हमने रिएक्ट करा दिया किसके साथ, वाटर के साथ, लिक्विड। तो हमको मिलेगा क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH मिलता था, ठीक है, एक्वस। और आई थिंक कौन सी गैस निकलती थी, हाइड्रोजन गैस निकलती थी, याद है आपको? तो हाइड्रोजन गैस, क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन किया था ना उनकी, ऐसी गैस निकलती है जो आसानी से फायर कैच कर लेती है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी। आइए फटाफट इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन आपके पास 2 + 1 3 है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। तो एक काम करते हैं, अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 और 2 4, तो यहाँ हो जाएगा 2 ऑक्सीजन और यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है। तो बैलेंसिंग मैंने खूब आपको सिखाई हुई है चैप्टर नंबर 1 में, तो फटाफट मैंने इसको बैलेंस कर दिया। तो ये बैलेंस रिएक्शन है। यहाँ से एक बात बच्चों हमको समझ में आ गई क्या, कि इन्होंने लास्ट में जाके बोला आइडेंटिफाई A B C। अभी हम क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम A को आइडेंटिफाई कर चुके हैं। एक एल्कली मेटल था, पक्का वो क्या है, सोडियम। तो A हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, A क्या है, सोडियम। आप इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा SODIUM, सोडियम, और सिंबल भी बता दीजिएगा उसका Na। अब पढ़िए, कह रहा है कि द कंपाउंड B गिव्स अ सॉल्युबल। बच्चों ध्यान से चेक करो, B का ही तो मॉलिक्यूलर मास कितना था, 40 था। इसका मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, B। तो B भी हम पहचान गए, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड का ही तो मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 40 होता है। तो B क्या है, NaOH। आप इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद कह रहा है द कंपाउंड B गिव्स अ सॉल्युबल कंपाउंड C। बच्चों ध्यान दें, ये जो B है वो देता है क्या, एक सॉल्युबल कंपाउंड, एक सॉल्युबल कंपाउंड देता है। किसके साथ देता है, देखते जरा, अ सॉल्युबल कंपाउंड C। तो ये जो सॉल्युबल कंपाउंड है ये C है। ट्रीटमेंट विद एल्युमिनियम ऑक्साइड, मतलब B को रिएक्ट कराया जाता है किसके साथ, एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ, Al2O3। एल्युमिनियम ऑक्साइड का तो फॉर्मूला पता होगा यार, तो Al2O3 होता है, ठीक है। तो जब इस कंपाउंड B को रिएक्ट कराया जाता है किसके साथ, Al2O3 के साथ, तो आपको एक सॉल्युबल कंपाउंड C मिलता है। तो आपको ये C बताना है। अब तो बड़ा सिंपल हो गया, आप रिएक्शन करा दो ना किसकी, B की किसके साथ, Al2O3 के साथ। B क्या आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, और NaOH की रिएक्शन बच्चों हम लोगों ने पढ़ी है किसके साथ, Al2O3 के साथ। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एक्वस, अगर हम इसको रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, Al2O3 के साथ। Al2O3 आप पहले लिख दो, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बाद में लिख दो, या सोडियम हाइड्रोक्साइड पहले लिख दो, Al2O3 बाद में, बात सेम है। क्योंकि बच्चों को ये भी कमेंट आता है सर पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखना जरूरी है क्या, नहीं भैया आप कुछ भी लिख दो पहले, ठीक है। तो Al2O3 हमने लिया सॉल्ट के फॉर्म में। क्या आपको याद है, क्या आपको याद है, ये वाली रिएक्शन तो बड़ी फेमस है। Al2O3 एल्युमिनियम का ऑक्साइड तो क्या होता है, M4 टेरिक। तो चेक करो, एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ यहाँ पर आपने क्या लिया है, बेस लिया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, हमें पता है केमिस्ट्री में। तो इसका मतलब यहाँ पे कैसा बिहेव करेगा, एसिडिक। एल्युमिनियम का ऑक्साइड कैसा बिहेव करेगा, एसिडिक। और आपको ये रिएक्शन बच्चों मैंने बहुत याद कराई है, जब भी एल्युमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा बड़ा फेमस कंपाउंड बनता है, एक सॉल्ट बनता है बच्चों। क्योंकि चेक करिए, एसिड प्लस बेस क्या मिलेगा आपको, एक सॉल्ट। और वो सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा आपको, ठीक है। कहीं ना कहीं वाटर भी बनेगा और उस वाटर में ये सॉल्युबल होगा, एक एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा। और जो आपको सॉल्ट सॉल्यूशन मिलेगा वो होगा सोडियम एल्यूमिनेट का, याद आया, सोडियम एल्यूमिनेट। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम एल्यूमिनेट, NaAlO2। ये फॉर्मूला हमने आपको खूब याद करवाया है, NaAlO2। दिस इज व्हाट, दिस इज सोडियम एल्यूमिनेट, जो कि एक तरीके का क्या होगा, सॉल्ट होगा। आप नाम लिखना हो तो लिख लीजिएगा, सोडियम एल्यूमिनेट। हम पिछले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं। और साथ में निकलेगा क्या, वाटर। और बच्चों यहीं पे मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज कराता हूँ कि सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2ZnO2। तो कंफ्यूज मत करना, सोडियम जिंकेट में Na के नीचे 2 होता है, फिर ZnO2। लेकिन सोडियम एल्यूमिनेट में Na के नीचे 2 नहीं होता है, NaAlO2 होता है, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई। और साथ में वाटर बनता है लिक्विड के फॉर्म में। और इन्होंने जो हमसे बोला था क्या, कि जब NaOH यानी कि B रिएक्ट करता है एल्युमिनियम के ऑक्साइड के साथ तो सॉल्युबल कंपाउंड C बनता है। तो चेक करो, ये सॉल्युबल ही तो है, एक्वस है, पानी बन गया ना कहीं ना कहीं। उसी जो फ्लास्क था जिसमें रिएक्शन आप करा रहे थे, पानी में घुला रहेगा, एक्वस के फॉर्म में मौजूद रहेगा। ये सॉल्ट सॉल्यूशन आपको एक्वस फॉर्म में मिला है, तो इसलिए हम कह सकते हैं हाँ भाई ये सॉल्युबल कंपाउंड है, एक तरीके का ये सॉल्युबल कंपाउंड है। किसमें, पानी में, ठीक है।
तो आपको सी भी पहचान में आ गया। तो अब आपका सी क्या है, सी आपका सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2। चलो बहुत बढ़िया। और यहाँ हमने रिएक्शन भी लिख ली। अगर हम इसको थोड़ा सा बैलेंस करने की बच्चों कोशिश करें तो आइए कर लेते हैं किस तरीके से बैलेंस होगा। देखिए एल्यूमिनियम यहाँ 2 है, यहाँ एल्यूमिनियम 1 है, तो हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, एल्यूमिनियम 2 हो गया। ओके, अब यहाँ से सोडियम डिस्टर्ब हो गया तो यहाँ पे हमने 2 लगा दिया, तो 2 सोडियम यहाँ भी हो गया। ऑक्सीजन कितने चेक करो, 3 + 2 5, यहाँ पर कितने 2 2 4 + 1 5, हाइड्रोजन कितने 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है। तो दिस इज द बैलेंस रिएक्शन। और इस क्वेश्चन में और कुछ तो नहीं पूछा था, चेक कर लो, ABC हमने आइडेंटिफाई कर दिया और 2 तरीके की रिएक्शंस इन्वॉल्व थी यहाँ, वो भी हमने यहाँ पर बता दी। कोई डाउट है बताइए? हाँ, तो इस तरीके से हम इसको करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 55 एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा और चाहते थे कमेंट सेक्शन चेक करना ना भूलें। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर चैप्टर नहीं पढ़ा है तो बाबू पहले चैप्टर पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिंक दिया, पहले चैप्टर पढ़ो फिर एनसीईआरटी एग्जाम पढ़ो, नहीं तो फील नहीं आएगा, याद कभी नहीं कर पाओगे और एग्जाम में पेपर आ जाएगा सामने, कुछ समझ में नहीं आएगा कौन से क्वेश्चन में क्या लिखना है, ठीक है। तो चलिए फिर एंड स्क्रीन देखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।